यदि आप 12th पास कर लिए हो या ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सरकारी नौकरी पाना चाहते हो या सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए शुरुआत करना चाह रहे हो या आपने कर दिया है, 2-3 साल से लगे हुए हो, आप भारत के किसी भी शहर में रहकर एक छोटे से कमरे में तपस्या कर रहे हो, सरकारी नौकरी पाने के लिए आपकी मंजिल है कि सरकारी नौकरी पाना है, तो आप मेरे से जुड़ जाइए। क्योंकि आप जो संघर्ष कर रहे हो ना, कहीं भी रह करके, जिस रास्ते पर आप चलने वाले हो या चलना शुरू किए हो, जिस मंजिल की तलाश में, एक समय हुआ करता था कि मैं भी उसी रास्ते पर था, वही संघर्ष कर रहा था जो आज आप कर रहे हो। और मुझे भली भांति मैं आपकी मनोभाव को, आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ कि आपके साथ क्या हो रहा होगा, क्या आपके साथ कठिनाइयां आ रही होगी। क्योंकि ये सारा काम जो आपके साथ हो रहा है ना, वो मेरे साथ भी हुआ है और मैंने इस लड़ाई को लड़ करके जीता है। और ढेर सारे गवर्नमेंट जॉब होते हैं जिसमें से CGL, CHSL, NTPC, ये 3 ऐसे एग्जाम हैं जो मैंने खुद क्वालिफाई किया है और आज भारत सरकार का नौकरी कर रहा हूं मैं पिछले 3 साल से। और इसी दरमियान मैंने पढ़ाया भी है। जो अपने संघर्ष का दिन था उस टाइम मैंने पिछले 10 साल से 2014 से लेकर 23 तक ऑफलाइन कोचिंग में भारत में कह सकते हो नॉर्थ इंडिया में अलग अलग शहरों में, जैसे जयपुर, जोधपुर, आपका दरभंगा, गुवाहाटी, पटना, गया, गुवाहाटी, इस सब जगहों पे मैंने पढ़ाया है। और इस दरमियान बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो है जिनका सिलेक्शन भी हुआ है और मेरा भी अंतोगत्वा मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, मैं नौकरी भी कर रहा हूं। तो अब मैं सोच रहा हूं कि जो चीज मेरे साथ हुआ, मैंने एक चीज देखा इस क्रम में कि बहुत ऐसे लड़के थे जिनका सिलेक्शन काफी जल्दी, 12th पास किया, लड़के लड़कियां 12th पास की और तैयारी करना शुरू किया, नौकरी 2 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल के दरमियान उसका सिलेक्शन हो गया। अब बहुत ऐसे भी मेरे साथ पढ़ने वाले लोग थे, तैयारी करने वाले लोग थे उस संघर्ष के दौर टाइम में, जो ऐसे भी लोग थे जो 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल तैयारी किए, उसके बाद हो भी गया कुछ लोगों का जॉब, किसी ने अपने मंजिल को पा लिया, कोई ना कोई सरकारी नौकरी उनको मिल गया। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको नहीं मिला। कुछ ऐसे लोग थे जो 5 साल, 4 साल, 3 साल के बाद तैयारी करने के बाद 6 साल तैयारी किया, वापस घर चले गए। पटना में हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र थे जो वापस चले गए गाँव। गाँव में हो सकता है कि आज उससे बेहतर कर रहा हो, कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिल पाया, ऐसे भी लोग थे। तो वो लोग क्या गलती ऐसा किया। और मेरा भी जॉब हुआ, मेरा भी इतना आसानी से नहीं हुआ, मैंने भी काफी टाइम लगा, मुझे भी बाद में तो गतवा मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं जॉब कर रहा हूँ अभी, लेकिन इतनी आसानी से नहीं हुआ। लेकिन अभी जहां मैं जॉब कर रहा हूँ वहां भी देख रहा हूँ कि ऐसे भी कुछ लड़के हैं, नए लड़के, जो 12 किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं किया, उसका नौकरी लग गया, या ग्रेजुएशन हुआ तुरंत जॉब ले लिया। तो मैं ये कर देखता हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसको नौकरी हो गया। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि सरकारी नौकरी, अगर मेरे से आप पूछो कितने लोगों के मन में होता है कि होता है कि नहीं होता है सरकारी नौकरी, करूं तैयारी कि ना करूं। मैंने देखा अपने पढ़ाई के क्रम में, जब मैं 8, 9, 10th में पढ़ता था, उस क्रम में देखा कि जो लड़के ठीक ठाक पढ़ने में थे, मानते थे कि हाँ अच्छा है पढ़ाई करने में, फर्स्ट डिवीजन वगैरह हमारे टाइम में इतना आसानी से नहीं होता था, करता था, या मानते थे कि हाँ लड़का बढ़िया है पढ़ने में, सबका नौकरी हो गया। आज के डेट में मेरा कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है जो सरकारी नौकरी ना कर रहा हो। हाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो तेज थे पढ़ने में लेकिन उनका नहीं हुआ सिलेक्शन, तो उसमें उनकी गलती है। वो तो यार तो तैयारी करने करते रहे, 1 साल 2 साल किए, रास्ता भटक गए या छोड़ दिया, जो लगा रहा सबका सिलेक्शन हुआ। मैंने पिछले 10 साल पढ़ाया है, पढ़ाने के क्रम में जो भी बच्चे को लगता था कि ये तैयारी कर रहा है, बढ़िया है, अच्छा है, पढ़ने में बढ़िया है, सबका सिलेक्शन हुआ। 99% लोगों का सिलेक्शन हुआ है। हाँ हो सकता है कि आपने टारगेट कोई और एग्जाम किया हो, किसी और एग्जाम में हो गया है ना, सोच के रखा था कुछ और करना है, हो गया, लेकिन नौकरी हुआ है। सरकारी नौकरी, भारत सरकार की नौकरी या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, कहीं ना कहीं सिलेक्शन होता है। अगर आपके मन में हो कि होता है कि नहीं होता, तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप लगे रहेंगे, अगर आप तैयारी करते रहोगे, तो पक्का है कि नौकरी होगा। इसमें डाउट ही नहीं है कि नौकरी नहीं होगा। हाँ होगा, हो सकता है किसी को साल भर में तैयारी करने के बाद हो जाए, 2 साल में हो जाए, किसी का 3 साल 4 साल भी लग सकता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके स्पीड पे और आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैंने शुरू में पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते पता चला बाद में कि जो पढ़ रहे हैं ये पढ़ना ही नहीं है,
कुछ और पढ़ना है, कोई बताने वाला नहीं था उस समय, इस तरह से ऑनलाइन वगैरह भी नहीं था कुछ भी हम लोग के टाइम में। तो टाइम अगर ऐसे आप सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ रहे हो, सही कंटेंट नहीं पढ़ रहे हो आप, तो आपको टाइम भी लग सकता है। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि आप मेरे से जुड़ जाइए इस चैनल के थ्रू। मैं आपको अपना अनुभव आपको बताऊंगा, इसमें पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसमें कोई पैसे वैसे नहीं लगेंगे। सारा कुछ जो मेरा अनुभव है, मैं अपने दोस्तों जिनका मेरा सिलेक्शन हो चुका है, हमारे साथ जितने भी लोग थे सब कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हो चुके हैं, सीजीएल में, सीएचएसएल, मतलब भारत सरकार का या स्टेट गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है। तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए इस चैनल के थ्रू। आपको तन मन धन से हर एक चीज से मैं आपका हेल्प करूंगा। आप जो तपस्या कर रहे हो उस तपस्या में जो आपकी दुख है उसको थोड़ा बहुत कम कर दूंगा। तो आप जुड़िए हमारे से, है ना, इस चैनल के थ्रू जुड़ जाइए। कोई भी समस्या हो हर एक चीज से मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं, मिक्सर एलिगेशन कर रहे थे हम लोग। मिक्सर एलिगेशन में ऑलरेडी देख रहे हो आप पार्ट 11 है, मतलब पार्ट 10 तक कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 10 मतलब ये आज लास्ट पार्ट होगा अभी फिलहाल के लिए। क्यों? क्योंकि अभी तक जो है ना इस 11 पार्ट में आपके सारे टाइप के क्वेश्चंस हो चुके हैं। इसके बाद मैं क्या करूंगा, दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा। दूसरा टॉपिक एक बार देखता हूं कि रेशियो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है इस चैनल पे, लेकिन बहुत पहले पढ़ाया था, उसमें वीडियो वगैरह अच्छे से नहीं थे। तो होगा तो मैं उसको एक बार फिर से अच्छे से नया करके अपडेटेड क्वेश्चंस डाल करके फिर से एक बार करवा दूंगा। उसके बाद सारा टॉपिक यहाँ पे करवाऊंगा। आपका अर्थमेटिक पहले करवा देता हूँ, उसके बाद एडवांस मैथ, सारे टॉपिक, वो सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। जो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कुछ भी ट्रिक के नाम पे कुछ भी पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में खुद भी यूज, बहुत सारे सर देखते हैं, मैं देखता भी हूँ, तो कुछ भी आगे पढ़ा रहे हैं, इस पहाड़ा का टेबल याद करो, 73 का टेबल तुमको 1 सेकंड में बताऊंगा। अरे भाई 73 का टेबल एग्जाम में कोई यूज ही नहीं कर पाते हैं हम, वो क्या करूंगा 1 सेकंड में या 5 सेकंड में करके। बहुत ऐसी चीज है जो एग्जाम में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वहां पे यूज कर पाना, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, वायरल करने के लिए कि इतना जल्दी हो जाएगा, वो एग्जाम में हम खुद नहीं कर पाते हैं, है ना। तो वो जो चीज जेन्युइन चीज जो आप एग्जाम में कर पाओगे, सारा चीज आपको यहाँ पे बताया जाएगा। इसलिए भाइयों जुड़ जाओ मेरे से, है ना। अभी हम लोग मिक्सर एलिगेशन लास्ट पार्ट करने वाले हैं, बाकी उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो बाकी करवाता रहूंगा। फिलहाल एक बार सारे टॉपिक एक बार बेसिक से कंप्लीट कर देता हूं, फिर जो एग्जाम ओरिएंटेड, जैसे आपको सीजीएल का एग्जाम होगा या एनटीपी, ये अभी फाउंडेशन बैच एक तरह से समझ लो, ये फाउंडेशन बैच है। इसमें सारा कुछ बेसिक इसमें डाला गया है, बेसिक से लेके अच्छे लेवल तक के सारे क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं, है ना। तो इसको आप शुरू से देखेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो 1 से देखिए, क्या होगा शुरू से उसमें सारे कंसेप्ट वगैरह शुरू में करवाया गया है। डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, शुरू से देखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और एक बार जुड़ के देखिए मेरे साथ, आफ्टर दैट यू विल सी ड्रास्टिक चेंज इन योर सेल्फ। अगर आप जुड़ते हो तो जुड़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई पैसा तो लगता नहीं है ना। देखिए चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एवरेज रन पर विकेट ऑफ अ बॉलर इज 11.5 इन हिज नेक्स्ट इनिंग्स बॉलर टुक 5 विकेट्स एंड कंसीड 40 रन्स, thereby he reduce his bowling average। देखो क्या कह रहा है, एक गेंदबाज जो है प्रति विकेट औसत रन जो है 11.5 है। अपनी अगली पारी में गेंदबाज क्या करता है, 5 विकेट लिए और 40 रन दिए, ठीक है। एक गेंदबाज प्रति विकेट, ये जो है ना बॉलर का एवरेज है, ध्यान रखना बैट्समैन का नहीं है। बॉलर का एवरेज हम कैसे निकालते हैं, उसने कितना रन दिया। अगर मान लो टोटल आज के डेट में कोई एक बॉलर है, भुवनेश्वर कुमार ले लो, वो 100 रन खर्च करके 5 विकेट ले लेता है, 100 रन खर्च किया 5 विकेट लिया, तो इसका जो एवरेज होगा, एवरेज क्या हो जाएगा 20 रन पर विकेट, 20 रन पर विकेट। इस तरह से हम लोग एवरेज निकालते हैं बॉलर का, है ना, कितना रन खर्च किया और उसके रिस्पेक्ट में कितना विकेट लिया है। तो इस तरह से एवरेज विकेट, एवरेज उसका निकालते हैं बॉलर का, ठीक है। ये तो आप जानते होंगे। तो हम लोग अब सवाल में देखते हैं, एक कोई बॉलर है, फिलहाल कुछ मैच खेला है, कुछ विकेट लिया है, कुछ विकेट लेने के बाद अभी तक का जो उसका एवरेज है वो 11.5 रन पर विकेट है। तो एक विकेट लेने के चक्कर में 11.5 रन खर्च किया है। अब क्या होता है, नेक्स्ट मैच होता है, नेक्स्ट अगली पारी में 5 विकेट ले लेता है और रन कितना खर्च करता है 40। तो अगर इसका एवरेज मैं आपसे पूछूं, अगर 40 रन लेके 5 विकेट ले रहा है तो एवरेज हो जाएगा सर 40/5, यानी 8 रन पर विकेट। यानी आखिरी मैच का उसका एवरेज कितना है, 8 रन पर विकेट है। तो कह रहा है कि इसके बाद उसकी जो आखिरी मैच को भी अगर इंक्लूड कर दो तो ओवरऑल टोटल क्या होता है, उसकी गेंदबाजी का औसत 0.5 कम हो जा रहा है। मतलब 11.5 था पहले, उसमें से 0.5 कम हो गया। तो ज्ञात कीजिए कुल कितने विकेट लिए।
तो इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक स्कूल वाला मेथड अपना जो बेसिक से करते आ रहे हैं अगर आप, है ना, एक दूसरा एलिगेशन मेथड। तो एलिगेशन मेथड करके देखते हैं, क्योंकि अभी हम लोग एलिगेशन पढ़ रहे हैं। तो यहां पे देखो एलिगेशन मेथड में हमने आपको बता रखा है कि मान लो अभी तक टिल नाउ उसने एक्स विकेट लिया, कितना एक्स विकेट, और इसमें जो है उसने उसका एवरेज कितना है 11.5 पे, और उसने विकेट कितना ले रखा है एक्स विकेट। आखिरी मैच फिर लास्ट में एक और मैच खेलता है जिसमें वो कितना विकेट लेता है 5 विकेट, 5 विकेट लेता है, और उसने रन, अच्छा उस 5 विकेट लिया, लेकिन उस मैच का एवरेज कितना था, तो 40 रन खर्च किया 5 विकेट देकर को, तो इसका एवरेज हो जाएगा 40/5, यानी आखिरी मैच का एवरेज है 8 रन पर विकेट, 8 रन पर विकेट, तो सीधा 8 रन लिखते हैं, एवरेज कितना है 8 है। अच्छा ध्यान समझना, आखिरी मैच से पहले तक उसका एवरेज कितना था 11.5 रन पर विकेट, आखिरी मैच में उसका एवरेज कितना है 8 रन पर विकेट। अच्छा आखिरी मैच में 5 विकेट लिया, और आखिरी मैच से पहले तक हमने एज्यूम कर लिया मान लो सर एक्स विकेट लिया होगा। इस प्रकार से अगर टोटल ओवरऑल दोनों को मिला दो, तो मिलाने के बाद मेरा ओवरऑल एवरेज उसका कितना हो जा रहा है, तो ओवरऑल एवरेज 0.5 कम हो जा रहा है पहले से, पहले 11.5 था, उसमें से 0.5 कम हो गया, मतलब एवरेज कितना हो गया 11। अब हमने आपको एलिगेशन में बता के रखा है कि इस दोनों का डिफरेंस इधर, इस दोनों का डिफरेंस इधर, यार लिखो आप डायरेक्ट लिख लो यहाँ पे x अपॉन, ये दोनों का रेशियो आएगा x/5 इक्वल टू 8 और 11 का डिफरेंस यहाँ पे 3, और 11 और इसका डिफरेंस हो जाएगा 0.5, यहां से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, x का वैल्यू कितना हो गया 30, x का वैल्यू मेरा कितना आ रहा है 30 आ रहा है, यानी आखिरी मैच से पहले तक उसने कितना विकेट ले रखा था 30 विकेट, और आखिरी मैच में 5 विकेट लिया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है बताओ ज्ञात कीजिए कि उसने कुल कितने विकेट लिए, तो बोलेंगे सर टोटल विकेट कितने हो जाएंगे, टोटल विकेट कितने हो जाएंगे, बोलेंगे सर आखिरी मैच से पहले तक 30 विकेट था, आखिरी मैच में 5 विकेट, दोनों को ऐड कर दीजिए तो टोटल कितने विकेट हो गए 35, है ना, टोटल विकेट की संख्या कितनी हो गई 35, और 35 मेरा आंसर है। समझ में आ रही बात। इस तरह के सवाल को हम लोग एलिगेशन मेथड से इस तरह से करते हैं, बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, स्कूल वाले मेथड से। स्कूल वाले मेथड से कैसे करेंगे अगर आप बोलो तो मैं करवा के दिखा देता हूं, लेकिन इस सवाल को, इस टाइप के सवाल को, यही जो मेथड अभी मैंने करवाया है यही मेरे हिसाब से अच्छा है, इसको इसी मेथड से करना है। अगर हम स्कूल मेथड से करना चाहें, किसी का मन कर गया मान लो कि सर ठीक है एक बार बता दो आप करेंगे कैसे, है ना, एग्जाम में तो इसी तरह से करेंगे, करना अगर बेसिक है ना चाहिए तो बता देता हूं मैं। क्या कह रहा है 11.5 रन पर विकेट आखिरी मैच से पहले तक उसका एवरेज था, तो हम मान लेते हैं कि मान लो सर आखिरी मैच से पहले तक उसने एक्स विकेट लिया है। समझना मेरे बात को, अगर आपको ये बोलूं, आपको अभी मैंने समझाया कि एवरेज आप कैसे निकालते हो, एवरेज जो है ना किसी बॉलर का कैसे निकालते हैं, अगर उसने 100 रन खर्च किया है और विकेट मान लो 100 रन खर्च के 5 विकेट लिया है, अभी मैंने आपको बताया था, तो उस बॉलर का एवरेज कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 20 रन पर विकेट, 20 रन पर विकेट। अच्छा अब अगर मान लो मुझे एवरेज मालूम रहे, एवरेज मालूम रहे किसी बॉलर का कि 20 रन पर विकेट है, और नंबर ऑफ विकेट, नंबर ऑफ विकेट अगर पता चल जाए कि उसने मान लो 5 विकेट लिए, तो बोलेंगे बताओ उसने टोटल रन कितना खर्च किया, आप बोलोगे सर 20 रन पर विकेट, एक विकेट के चक्कर में 20 रन खर्च किया और उसने 5 विकेट लिया है, तो टोटल रन निकल के हो जाएगा सर 20 गुणे 5, टोटल रन कितना हो जाएगा 100। बात समझ में आ रही है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे टोटल रन निकाल सकते हैं। अब इसी है ना टोटल रन निकालना होगा तो एवरेज को क्या करेंगे नंबर ऑफ विकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा मेरा टोटल रन निकल के आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, तो यही यूज हम करने वाले हैं यहाँ पे इस सवाल में। देखना इसमें एकदम बेसिक से, ये जो चैनल है इस चैनल पे आपको सारा टॉपिक बेसिक से पढ़ाया जाएगा, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक, मेंस लेवल तक, सीजीएल वगैरह के लिए, एनटीपीसी वगैरह के लिए, सरकारी नौकरी हो जाएगा आपको कोई ना कोई। आप मेरे से जुड़ के एक बार देखो। अब यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे करवाता हूँ कि हम मान के चलते कि मान लो सर आखिरी मैच से पहले तक उसने एक्स विकेट लिया था और उसका एवरेज था 11.5,
तो हम बोलेंगे सर टोटल रन कितना होगा, टोटल रन बोलेंगे सर एवरेज है 11.5 और एक्स विकेट उसने लिया है तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11.5 एक्स हो जाएगा। अच्छा, और आखिरी मैच में उसने कितना विकेट लिया, आखिरी मैच में 40 रन खर्च किया, ये मालूम है 40 रन खर्च, ये टोटल रन है, 40 रन खर्च किया तो 40 रन टोटल हो गया, 40 रन। अच्छा, ये हो गए मेरा टोटल सारा मैच मिलाकर के टोटल उस बॉलर द्वारा खर्च किया गया रन, टोटल रन हो गया। आखिरी मैच में 40 रन, आखिरी मैच से पहले इतना रन खर्च किया। अच्छा, अब हम इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं। देखो ये ओवरऑल उसका एवरेज कितना है मेरा, 11.5 से 0.5 कम हो गया, मतलब 11 है ओवरऑल एवरेज। तो ओवरऑल उसने टोटल विकेट कितना लिया, आखिरी मैच से पहले एक्स विकेट और आखिरी मैच में 5 विकेट, ये टोटल नंबर ऑफ विकेट हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो ओवरऑल एवरेज से 11 से, तो ये भी क्या हो गया, ये भी जो निकल के आया उस बॉलर द्वारा नंबर ऑफ विकेट को आपने क्या किया, एवरेज से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया टोटल रन उस बॉलर द्वारा खर्च किया गया। और इधर भी ये टोटल रन है उस बॉलर द्वारा खर्च किया गया। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ये 11 को x से मल्टीप्लाई करोगे 11x को इस साइड लाएंगे 11.5x, या पूरा लिख ही देता हूं मैं, 11.5x में से 11x माइनस कर दो इधर से, इक्वल टू 11 गुना 5 55, और ये 40 को इस साइड ले जाओ तो -40, ये हो जाएगा भैया 0.5x इक्वल टू 55 माइनस 40 यानी 15। पॉइंट से ये कटाओगे, एक जीरो इधर आएगा, 5 से कट जाएगा 30 बार में, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, x की वैल्यू कितनी हो गई 30। तो x आपने क्या मान रखा था, आखिरी मैच से पहले तक का विकेट की संख्या, नंबर ऑफ विकेट। तो टोटल विकेट अगर पूछेगा, टोटल विकेट, तो बोलेंगे आखिरी मैच से पहले तक 30 विकेट और आखिरी मैच में उसने 5 विकेट लिया, तो टोटल हो गए सर 35 विकेट। तो इस तरह का अगर सवाल पूछेगा तो आप ये मेथड मेरे हिसाब से एलिगेशन मेथड ज्यादा उपयुक्त रहेगा इस सवाल के लिए। बाकी आपको जैसा अच्छा लगे आप करिए। आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं इस टाइप का। देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि एक क्रिकेटर की गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। अगर पिछला क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया तो टेंशन नहीं लेना है, डोंट वरी। इस क्वेश्चन को अभी देखिए आप। एक क्रिकेटर की गेंदबाजी का एवरेज है 12.5 रन पर विकेट, वह 26 रन देकर 5 विकेट लेता है आखिरी मैच में, मतलब है ना, शुरुआत से अभी तक उसका 12.5 रन पर विकेट है। और वो क्या करता है, एक और मैच खेलता है जिसमें 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। तो कह रहा है उसका औसत इतना कम हो जाता है आखिरी मैच खेलने के बाद। ध्यान समझना, अभी तक वो जितना मैच खेला है वो बॉलर, उस बॉलर का एवरेज है 12.4, और एक मैच और खेला आज, आखिरी मैच के बाद एक और मैच खेला जिसमें 26 रन देकर 5 विकेट लिया। तो ओवरऑल ये मैच, सारे मैच खेलने के बाद उसका एवरेज पहले से इतना कम हो गया। तो कह रहा है उसके द्वारा लिए गए कुल कितने रन दिए गए, रन बताओ इस बार। कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे सर रन। तो पहला मेथड एलिगेशन मेथड लगा लेते हैं हम लोग, मेथड 1, इसको हम लोग कहते हैं एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड लगा के देखते हैं हम लोग। एलिगेशन मेथड में क्या था कि मान लेते हैं सर आखिरी से पहले तक उसने, आखिरी मैच से पहले तक उसने एक्स विकेट लिया और उसका एवरेज कितना था 12.4, और आखिरी मैच में उसने 5 विकेट लिया और उसका एवरेज कितना था, तो 26 रन देकर 5 विकेट लिया। तो एवरेज निकाल सकते हो क्या, 26 रन देकर के 5 विकेट लिया, तो 26 में 5 से भाग दे दो, कितना आएगा बताओ। 26 में 5 से भाग देंगे तो 25 25 और 5 दूना 10, यानी 5.2 रन। ठीक है लिखा ना, आखिरी मैच का उसका एवरेज है 5.2। ये दोनों को ओवरऑल अगर हम मिला दें तो ओवरऑल उसका एवरेज क्या हो जा रहा है, 0.4 कम हो जा रहा है। 0.4 मतलब 12.4 में से 0.4 कम करोगे तो 12। अब हमने आपको बता रखा है कि x/5 का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, इस दोनों का डिफरेंस। तो ये 5 और 12, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डिफरेंस करोगे तो ये 6.8, और इस दोनों का डिफरेंस करोगे तो 0.4। डिफरेंस लेना है हमेशा पॉजिटिव नंबर, क्योंकि अगर इधर से नेगेटिव आ गया ना तो इधर भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 से 17 बार में,
तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 5 गुने 17 यानी 85। यानी उसने आखिरी मैच से पहले तक टोटल 85 रन विकेट लिया, 85 विकेट। अब अगर हम आपसे बोले टोटल विकेट, टोटल विकेट, आप बोलोगे सर 85 अब प्लस आखिरी मैच में उसने 5 विकेट लिया था, ये हो गए 90 विकेट। टोटल विकेट कितने हो गए, 90 विकेट हो गए। अच्छा, अगर पूछेंगे, यहां पे विकेट नहीं पूछा गया है, पूछा गया उसके द्वारा कुल कितने रन खर्च किए। तो ओवरऑल देखो टोटल मिला करके आखिरी मैच से पहले प्लस आखिरी मैच जो खेला, सारे मैच मिला करके उसने 90 विकेट लिए। और सारे मैच मिला करके उसका एवरेज क्या है, तो सारे मैच मिला करके उसका एवरेज है 12। ओवरऑल एवरेज क्या है, 12 रन पर विकेट। तो टोटल अगर रन निकालना हो, टोटल रन, आप बोलोगे टोटल रन निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज को नंबर ऑफ विकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एवरेज यहां पे कितना है, 12 इंटू 90, 12 नंबे 108, इतना रन हो जाएगा ऑफ टोटल 1080। और ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या कहते हो आप, बताओ समझ में आया कि नहीं। अब बेसिक मेथड से करना चाहो तो जो पिछले सवाल में करवाए उस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। समझ में आया कि नहीं। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां देखो क्या कह रहा है, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 12, 1,20,000 है। इफ नंबर ऑफ मेल इंक्रीज बाय 7%, नंबर ऑफ मेल कितना है, 7% बढ़ता है, और महिलाओं की संख्या 10% की वृद्धि हो जाए, तो शहर की कुल जनसंख्या में इतना प्रतिशत की वृद्धि हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि उस शहर में रहने वाले पुरुष और महिलाओं की संख्या में कितना अंतर है। जो अंतर पूछ रहा है, ऑप्शन यहाँ पे रेशियो में दिया है, कोई बात नहीं निकालते हैं हम लोग। चलो यहाँ पे आपको सवाल में मेल प्लस फीमेल इक्वल टू टोटल कितना दिया हुआ है, 1,20,000 ये दिया हुआ है। अच्छा, और मेल और फीमेल का रेशियो नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। तो नंबर ऑफ मेल मान लेते हैं हम लोग m है, और फीमेल की संख्या f है। अच्छा, सवाल में कह रहा है इफ द नंबर ऑफ मेल इंक्रीज बाय 7%, मेल कितना इंक्रीज करता है 7%, और फीमेल कितना इंक्रीज कर रहा है, एंड फीमेल 10% बढ़ रहा है, देन द पॉपुलेशन ऑफ टाउन वुड इंक्रीज बाय 9.5%। तो पॉपुलेशन ऑफ टाउन कितना बढ़ेगा, 9.5%। ओवरऑल पॉपुलेशन मतलब इतना बढ़ा। तो अब आपको अगर मेल अपॉन फीमेल निकालना है, मेल और फीमेल का रेशियो, तो क्या करना है, इस दोनों का डिफरेंस 10 में से 9.5 घटाओगे तो 0.5 आएगा, और 9.5 और 7 का डिफरेंस करोगे तो 2.5 आएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 से कट जाएगा, ये कितने हो गए, 1:5। यानी मेल और फीमेल का आपको रेशियो निकल गया। इस तरह से सबसे बेस्ट मेथड है आपको इस सवाल को करने के लिए, एलिगेशन मेथड। तो मेल और फीमेल का रेशियो निकल गया 1:5। अच्छा, अगर रेशियो पूछता तो 1:5 आंसर होता, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है क्या सवाल में कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल लिविंग इन द टाउन, दोनों का डिफरेंस। तो देखो मेल 1 यूनिट है, फीमेल 5 यूनिट है, दोनों मिला के हो गए 6 यूनिट, और इस 6 यूनिट की वैल्यू आपको दिया हुआ है। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1,20,000। मेल और फीमेल मिला के दिया हुआ है ना 1,20,000, तो 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 4 0। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 20,000। तो आपसे अगर पूछ रहा है दोनों का डिफरेंस, तो देखो मेल आपका कितना है, मेल आपका यहां पे अगर हम बात करें मेल की, तो मेल आपका है 1 यूनिट और फीमेल है 5 यूनिट, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का मान 4 गुने 20,000 यानी 80,000, और ये मेरा आंसर हो गया। अगर हमसे पूछा जाएगा मेल और फीमेल के बीच का डिफरेंस बताओ, तो 80,000, ये मेरा आंसर हो गया। समझ पा रहे हो, ये मेथड एलिगेशन मेथड हो गया, ये है ना। सबसे पहले क्या क्या, मेल और फीमेल दिया हुआ था, मेल फीमेल का रेशियो निकाल लिया, इस दोनों का डिफरेंस इधर, इस दोनों का डिफरेंस नीचे, तो ये निकल गया डिफरेंस रेशियो।
अब मेल और फीमेल का टोटल सम दिया हुआ है, इस तरह से कर लिया। अब मैं आपको दूसरा मेथड देखता हूँ कुछ और तरीके से बने तो, है ना, क्योंकि अभी हम लोग बेसिक सीख रहे हैं ना फाउंडेशन बैच, तो कैसे कैसे बन सकता है वो दिमाग में आना चाहिए। बाद बाकी जब समझ में आ जाएगा तो आपको जो मेथड समझ में आएगा उस मेथड से अप्लाई करना, फटाक से आंसर, है ना। अभी फाउंडेशन बैच चल रहा है ये, तो इसमें सारा कुछ पता होना चाहिए क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, ऐसे कुछ दिमाग में आ रहा है, मैं करके दिखाता हूँ। ये से देखो, अगर मैं आपसे बोलूं मेल और फीमेल, मेल प्लस फीमेल इक्वल टू होगा टोटल संख्या। अच्छा एक चीज देखो, ऐसे क्या कर सकते हो, क्या देखो यहाँ पे अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेल में 7% की इंक्रीमेंट हो रही है, अगर मेल 7% बढ़ेगा, ये तो हो गया पहला मेथड, एलिगेशन मेथड, ये तो हो गया कहानी। ये इस तरह के सवाल के लिए सबसे अच्छा है ना। अब मजा आता है मुझे करने में, आप भी करो इसे, मजा आएगा। लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि और क्या क्या तरीका से हो सकता है ना, और कुछ तरीके से बन सकते हैं क्या। एक बेसिक मेथड अपना स्कूल वाला मेथड होता है, वो भी करके देखेंगे। आना चाहिए बेसिक, भले बेसिक का यूज ना करो, लेकिन वो मेथड आपको पता होना चाहिए, है ना। अगर आज के डेट में थोड़ा बहुत पढ़ के चलोगे, काम चला ले, इतना थोड़ा सा कर लिए नौकरी हो गया, नहीं भाई, पढ़ना पड़ेगा। आज कंपटीशन काफी टफ हो रहा है, सब लोग पढ़ रहे हैं, बहुत लड़के पढ़ रहे हैं, तो सब कुछ पता होना चाहिए आज के डेट में। देखो इफ नंबर ऑफ मेल इंक्रीज बाय 7%, मेल 7%। अच्छा एक चीज मुझे बताओ कि अगर मेल 7% इंक्रीज करे, फीमेल भी 7% इंक्रीज करे, तो टोटल पॉपुलेशन मेरा कितना इंक्रीज करेगा, उतना ही इंक्रीज करेगा 7%। ये 7 7 14% नहीं हो जाएगा। अगर मेल 7% बढ़ेगा, फीमेल 7% बढ़ेगा, तो टोटल पॉपुलेशन भी 7% ही बढ़ेगा। कुछ बोलेंगे सर ऐसे कैसे, 7 + 7 14 क्यों नहीं हुआ। तो आप हमको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। अगर मान लो किसी शहर में 100 मेल है और 100 फीमेल है, तो टोटल कितने हो गए, 200। अब अगर ये 10% बढ़ जाए, ये 10% बढ़ जाए, तो कितने हो गए, 110। ये भी 10% बढ़ जाए, ये भी 110, तो टोटल कितने हो गए, 220। तो टोटल में देखो कितना बढ़ रहा है, 10% ही बढ़ रहा है, 20% नहीं बढ़ रहा है। ये टोटल का 10% बढ़ रहा है, समझ रहे हो ना। हाँ तो ऐसा नहीं कि 10 10 20% बोल देना। अब इसका मैं आपको बताता हूं, चलो। लेकिन इस सवाल में अगर देखें, इस सवाल में क्या हो रहा है कि इस सवाल में मेल 7% बढ़ रहा है, इस सवाल में मेल तो 7% बढ़ रहा है, आप फीमेल कितना बढ़ रहा है, 10%, और टोटल पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है, 9.5%। आप बोलोगे कि सर देखियो, मेल तो 7% अगर बढ़ेगा तो टोटल पॉपुलेशन 7% ही रहेगा, तो यहां भी मेल 7 ही हो रहा है, 7 मेल में कोई दिक्कत नहीं है। फीमेल यहाँ 7 से 10 हो रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है, 3%। अगर मेल फीमेल 3% बढ़ रहा है, तो टोटल पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है, 2.5%। टोटल पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है, 2.5%। तो क्या सर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसमें इस तरह से लिख सकते हैं क्या कि सर फीमेल का जो 3% है, यानी 3F इक्वल टू टोटल का 2.5 ऑफ टोटल परसेंट, 3% ऑफ फीमेल इज इक्वल टू 2.5% ऑफ टोटल, परसेंट है परसेंट कैंसिल। अब यहां से डेसिमल से ये हटाओगे तो 30 और 25 हो गया, तो 5 से 6 बार में, 5 से 5 बार में। अब अगर फीमेल और टोटल करोगे, ये हो जाएगा भैया 5 इधर और 6 इधर, तो यानी कि फीमेल और टोटल का रेशियो कितना निकल गया, 5:6। तो यहां से अगर मैं पूछूं आपसे कि फीमेल और मेल का रेशियो बताओ, तो बोलोगे सर फीमेल 2 गए 5 और टोटल है 6, तो 6 में से 5 घटा दीजिए, तो बाकी एक क्या होंगे, मेल हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग मेल और फीमेल का रेशियो निकाल सकते हैं। ये भी एक तरीका मेरा है, समझ में आ रही बात, ये भी एक तरीका मेरा है, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन अभी रहने देते हैं और सीखेंगे अभी धीरे धीरे हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग दूसरे सवाल पे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखो कह रहा है इन अ सिटी आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन, इन अ सिटी 2/3 आर मेल। ठीक है भैया, 2/3 कोई सिटी का जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 2/3 भाग मेल है। अब इसका क्या मतलब होता है, 2/3 भाग मेल है, टोटल पॉपुलेशन का। ये सब बेसिक चीज रेशियो में करवाया हुआ है मैंने, फिर से बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2/3 मेल है, इसका मतलब हुआ सर कि मेल और फीमेल, इसका मतलब हुआ कि अगर टोटल पॉपुलेशन 3 है ना, तो उसमें से मेल कितना है, 2,
टोटल पॉपुलेशन अगर 3 है तो मेल है 2, तो बाकी बचे कितने, 1, तो फीमेल कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब ये होता है कि 2/3 भाग मेल है, मतलब टोटल अगर शहर की जनसंख्या 300 है तो 200 उसमें से मेल है और 100 क्या हो जाएगा, फीमेल। ठीक है, हो गया, हाँ फीमेल, समझ रहे हो ना। अगर कहीं भी बोले कि 3/5 जो है मेल है टोटल संख्या का, तो मतलब अगर टोटल संख्या 5 है तो उसमें से 3 मेल तो बाकी 2 फीमेल, 5 - 3, 5 है टोटल को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा भैया ठीक है। अब कह रहा है शहर की जनसंख्या में 2/3 मेल है, 32 पुरुष नहीं है, ये 2/3 है, 2/3 मेल है। यदि पुरुषों की संख्या में 15% की वृद्धि हो जाती है तो शहर की कुल जनसंख्या 12% वृद्धि हो जाती है। तो ज्ञात कीजिए कि महिलाओं की संख्या कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है, ये तो आपको मेल और फीमेल का रेशियो दे दिया है कि मेल की संख्या 2 यूनिट है, फीमेल 1 है, 2:1 है मेल और फीमेल का रेशियो। अब आपसे सवाल में कह रहा है कि अगर मेल की संख्या, इफ नंबर ऑफ मेल इंक्रीज बाय 15%, मेल की संख्या में 15% का वृद्धि होता है, देन ओवरऑल पॉपुलेशन, मतलब दोनों मिला करके, ये दोनों मिला करके ओवरऑल पॉपुलेशन जो है वो 12% बढ़ेगा। तो कह रहा है फाइंड द हाउ मच फीमेल पॉपुलेशन, इसका पॉपुलेशन फीमेल का बोल रहा है कितना बढ़ेगा ये बताओ। तो ये नहीं दिया, इसको मान लो X%। अब हमने आपको बता रखा है कि इस दोनों का रेशियो जब निकालना तो ये इसके वैल्यू दिया हुआ 2/1, ये ऊपर में इस दोनों का रेशियो मालूम है, 2/1 इक्वल टू इस दोनों का डिफरेंस यानी X - 12 अपॉन में हो जाएगा 12 - 15। तो 12 - 15 करोगे, हमेशा याद करना इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे, तो 12 में से 15 घटाओगे तो -3 हो जाएगा। तो -3 गुना 2 करोगे या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, ये X - 12 इक्वल टू -6, तो X इक्वल टू +6, X इक्वल टू कितना आ रहा है +6, यानी कि इसका वैल्यू निकल के आ गया 6%। तो क्वेश्चन हो जाएगा 6% आंसर, कि फीमेल की संख्या में कितना बढ़ रहा है, फीमेल की संख्या 6% बढ़ेगा। अच्छा, इसको अगर हम देखें बेसिक मेथड से करके, ये तो क्या एलिगेशन मेथड है ना, एलिगेशन मेथड से आंसर कितना आ रहा है 6% बढ़ेगा पॉपुलेशन फीमेल का। अब अगर हम बेसिक मेथड से करें तो आपको मेल और फीमेल के बारे में मालूम है कि मेल और फीमेल जो है, मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो कितना है मेरा 2:1 है, मतलब मेल अगर 2 यूनिट है तो फीमेल कितना है 1 यूनिट। अच्छा, मेल की पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है, मेल का पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है, इज द नंबर ऑफ मेल 15%, यानी 2 है तो 2 का 15% बढ़ रहा है, मेल 2 का 15% बढ़ रहा है, प्लस फीमेल 1 है तो फीमेल कितना बढ़ रहा है तो नहीं मालूम, निकालना है, फीमेल मान लो X% बढ़ रहा है। इस तरह से मिला के टोटल ओवरऑल 2 1 3, टोटल पॉपुलेशन 3 है, ओवरऑल पॉपुलेशन का कितना परसेंट बढ़ रहा है तो 12%, ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पे मेल इतना बड़ा फीमेल इतना बड़ा, तो ओवरऑल 2 + 3 कितना बढ़ रहा है 12%, है ना। तो टोटल ये बराबर कर दो, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, ये 15 गुना 2 यानी 30 प्लस X इक्वल टू 12 × 36, तो X का वैल्यू कितने हो गए 36 - 30 यानी 6%। तो इस तरह से हम लोग X का मान यहां से भी निकाल लिए। तो जो भी आपको मेथड अच्छा लगे उस मेथड से इस सवाल को सॉल्व करिए, आपको जिसमें मजा आता हो, है ना, दोनों तरीका सही है, बेसिक मेथड एलिगेशन मेथड दोनों करके मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा इफ द इनकम ऑफ फैमिली, यदि किसी परिवार की आय में 6% की कमी और व्यय में 8% की कमी हो जाती है तथा उसकी बचत में 4% की वृद्धि हो जाती है, तो उस परिवार की आय और व्यय का अनुपात ज्ञात करो। तो देखो आय मतलब सेविंग और एक्सपेंडिचर, तो अगर किसी भी बंदे की एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल टू होता है इनकम, ध्यान रखना, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल टू क्या होता है इनकम होता है। अब यदि किसी परिवार की आय में 6% मतलब इनकम में 6% की कमी और व्यय मतलब एक्सपेंडिचर में 8% की कमी हो जाती है तथा उसकी सेविंग में 4% वृद्धि होती है, इसमें आय और व्यय, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो पूछ रहा है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो पूछ रहा है। एलिगेशन मेथड लगा दो, एलिगेशन मेथड से ट्राई करते हैं पहले। अच्छा, इसके एक्सपेंडिचर में क्या हो रहा है, व्यय में 8% की कमी आ रही है,
एक्सपेंडिचर 8% कम हो रहा है, ध्यान रखना, तथा उसकी बचत में 4% की वृद्धि हो रही है। बचत जो है, सेविंग जो है 4% बढ़ रहा है। ये कब हो रहा है? जब इनकम में क्या हो रहा है? इनकम में 6% की कमी आ रही है। अगर एक्सपेंडिचर 8% कम हो जाए और सेविंग 4% बढ़ जाए तो इनकम उस केस में क्या हो रहा है? 6% कम हो रहा है। तो आपको मैंने बता रखा है कि आपको यहां से एक्सपेंस और सेविंग का अगर रेशियो चाहिए तो इस दोनों का डिफरेंस इधर, तो +4 और -6 का डिफरेंस बताना है। +4, जीरो के इधर 4, जीरो के इधर 6, -6, तो 6 4 10 आएगा डिफरेंस, ध्यान रखना। वैसे भी 4 में से घटाओगे 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 10, और -6 और -8 का अगर डिफरेंस करो तो 2 आएगा, तो यानी ये कट आ गया। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 5:1। तो 5:1 आ रहा है। एक्सपेंस और सेविंग बताना क्या था? फाइंड द रेशियो ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अच्छा, तो एक्सपेंस 5 यूनिट है और सेविंग मेरा 1 यूनिट है, तो इनकम कितना हो जाएगा? इनकम, इनकम और क्या? फाइंड द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इनकम हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 5 रुपया खर्च कर रहे हो, 1 रुपया बचा रहे हो, मतलब कमा कितना रहे हो? 6 रुपया, और खर्च कितना कर रहे हो? 5 रुपया। तो मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है इनकम और एक्सपेंस का रेशियो बताओ, तो 6:5 इस क्वेश्चन का आंसर है। 6:5, 6:5 इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। ठीक है। दूसरा तरीका अगर किसी के दिमाग में कि सर बताइए कुछ दूसरा तरीका भी हो सकता है क्या, एक बार ट्राई करते हैं हम लोग सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या कुछ उपाय हो सकता है? बिल्कुल, हम लोग ऐसा करते हैं, इनकम एंड सेविंग, एक्सपेंस और सेविंग है ना, तो एक्सपेंस के साथ क्या हो रहा है? एक्सपेंस प्लस सेविंग इक्वल टू इनकम हो रहा है। एक्सपेंस एंड एक्सपेंस डिक्रीज बाय 8%। एक्सपेंस जो है, एक्सपेंस का 8% डिक्रीज हो रहा है, मतलब 8% कम कर दो, -8%। प्लस सेविंग के साथ क्या हो रहा है? सेविंग जो है बाय सेविंग इंक्रीज हो रहा है, +4%, इक्वल टू इनकम प्लस सेविंग कर दो, सॉरी एक्सपेंस प्लस सेविंग, ये इनकम हो गया। इनकम में ओवर क्या हो, क्या हो? 6% की कमी आ रही है। इसको भी आप बराबर कर सकते हो, परसेंटेज से दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज ये हो जाएगा -8E + 4S इक्वल टू -6E -6S। एस वाला इधर आएगा तो 6 4 10S इक्वल टू -6, और -8 उधर गया तो प्लस, तो 2E हो गया। तो S/E बराबर हो जाएगा 2 इधर आएगा, 10 इधर आएगा, कट के हो जाएगा 1:5। तो आप ऐसे भी कुछ कर सकते हो इस टाइप से। सेविंग हो गया आपका 1 यूनिट, इनकम एक्सपेंस हो गया 5 यूनिट। तो अगर आपसे एक्सपेंस, इनकम और एक्सपेंस पूछे, इनकम और एक्सपेंस, तो इनकम क्या होता है? इनकम होता है सर एक्सपेंस प्लस सेविंग। खर्चा 5 रुपया, क्या बचत 1 रुपया है, तो 6 रुपया इनकम हो गया और एक्सपेंस हो गया 5 रुपया। तो कुछ इस टाइप से भी आप सवाल को कर सकते हो। आपको जो मेथड अच्छा लगे, जैसे बनाने का मन करे आप बनाइए, ये दोनों तरीका सही है। समझ रहे हैं बात को? जो भी दिक्कत हो रही है आप कमेंट बॉक्स में बताया करो, मैं आपको कुछ देखता हूँ, ग्रुप वगैरह भी बना दूंगा व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे, तो आप बाद में कर पाओगे। अभी कमेंट बॉक्स में बताया करो आप, कोई भी अगर इशू है तो। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट और अच्छे इम्प्रूवमेंट होगा जैसे जैसे आप जुड़ोगे आप हमारे साथ। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। एक स्टूडेंट कह रहा है कि बॉट 10 पेंसिल एंड 8 पेन RS 150। 10 पेंसिल और 8 पेन जो है वो 150 रुपये का खरीदता है। कह रहा है ही सेल्स पेंसिल एट 4% प्रॉफिट। पेंसिल को 4% के प्रॉफिट पर बेचता है और पेन को 7% के प्रॉफिट पर बेचता है। कह रहा है इस पूरे लेन देन में उसे 9 रुपये का कुल लाभ हुआ। तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक पेन का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, अब कौन से मेथड से बनाए इसको बताओ? एलिगेशन मेथड से ही बनाते हैं। टोटल पेंसिल, एक स्टूडेंट बॉट 10 पेंसिल एंड 8 पेन। तो देखो एक चीज मुझे बताओ, 10 पेंसिल प्लस
8 पेन, इसका टोटल प्राइस कितना है? 150 है। अब इसमें दो चीज है, पेंसिल है और पेन है। पेंसिल को वो 4% के प्रॉफिट में बेचता है एंड पेंसिल को 4% के प्रॉफिट बेचता है एंड पेन को 7% के प्रॉफिट बेचता है। ठीक है, और ओवरऑल उसको 9 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो आप मुझे बताओ कि ओवरऑल उसका कॉस्ट प्राइस 150 रुपया है। ओवरऑल 150 रुपया पे अगर 9 रुपया हुआ तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, तो ये हो जाएगा 3 गुने 2 6%। अगर हम इसको परसेंटेज में चेंज करना चाहें तो ओवरऑल उसका जो प्रॉफिट है वो कितना भैया? 6% है। 6% का प्रॉफिट हुआ है। अब अगर पेंसिल और पेन का रेशियो निकालना हो, पेंसिल और पेन की जगह हम XY भी लिख सकते थे, चलो कोई दिक्कत नहीं। पेंसिल और पेन इसकी रेशियो निकालना हो तो 7 और 6 का डिफरेंस इधर लिखो 1 और 6 और 4 का डिफरेंस लिखो यहाँ पे 2, तो 1:2 आ गया पेंसिल और पेन की रुपया का अनुपात। मतलब पेंसिल का प्राइस टोटल कितना है और ये पेन का प्राइस कितना है। टोटल प्राइस आपका 150 था, तो इसमें इसको बांट दो 1:2 में, मतलब टोटल हो गए 3 यूनिट। तो बोलोगे सर 3 यूनिट की वैल्यू, टोटल प्राइस 150 रुपया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 रुपया, और 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100 रुपया। यानी आपका निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया कि पेंसिल का टोटल प्राइस कितना है? 50 रुपया, और पेन का टोटल प्राइस कितना है? 100 रुपया। तो मैं अगर पूछूं कि एक पेंसिल का प्राइस, आपसे पूछूं प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, तो आप बोलोगे सर टोटल 50 रुपया में कितने पेंसिल है? 50 रुपया वो 10 पेंसिल का प्राइस है, तो एक पेंसिल का प्राइस हो जाएगा 50 रुपया में 10 पेंसिल, तो एक पेंसिल का प्राइस हो जाएगा 5 रुपया। और यहां पे देखो, यहां पे हो गए पेन कितने हैं? तो 100 रुपया में कितने पेन है? 8 पेन है। प्राइस ऑफ 1 पेन, तो हो जाएगा 100 रुपये में 8 पेन, 8 से डिवाइड कर दो तो 12.5 रुपये। तो आपका 5 रुपया 12.5 रुपये, ये आंसर हो गया। एक पेन और एक पेंसिल और एक पेन का प्राइस हो गया 5 रुपया और 12.5 रुपया। जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से ना, एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? समझ में आ रहा है कि नहीं? एक पेन और पेंसिल का प्राइस पूछ रहा था। पेंसिल का प्राइस हो गया 50 रुपया, टोटल 150 में 10 पेंसिल और 8 पेन का टोटल प्राइस 150 रुपया था। तो सबसे पहले मैंने एलिगेशन निकाल के रेशियो में कन्वर्ट कर दिया कि उसमें पेंसिल का प्राइस कितना और पेन का कितना है। 1:2 में निकल के आया। मतलब ये पता चला कि भैया यहाँ पे जो है टोटल 150 में से 50 रुपया जो है वो पेंसिल का है कीमत, और 100 रुपया है पेन का कीमत। तो ये 50 रुपया जो पेंसिल का कीमत है, इस 50 रुपये में कितने पेंसिल है? 10 पेंसिल, तो एक पेंसिल का कीमत हो गया 5 रुपया। और 100 रुपये में कितने पेन है? 8 पेन है, तो एक पेन का कीमत हो गया 12.5 रुपया। तो इस तरह से मैंने निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब कह रहा है एक पर्सन वेंट फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, ही कवर्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड रिमेनिंग कह रहा है एक व्यक्ति दिल्ली से आगरा गया, उसने कुछ दूरी बस से और शेष दूरी ट्रेन से तय की। उसने कुल 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में पूरी की। बस की औसत गति 48 किलोमीटर पर आवर है तथा ट्रेन की औसत गति 80 किलोमीटर पर आवर है। याद कीजिए कि उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की। ठीक है भैया, इसमें भी एलिगेशन लगेगा। बेसिक से भी कर सकते हो, बेसिक से करना हो तो कैसे कर सकते हैं भैया? बेसिक से तो कर ही सकते हो, बेसिक से थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, टाइम लगेगा।
अच्छा बेसिक से करना होता कैसे करोगे, तो 360 किलोमीटर जो है, एक व्यक्ति दिल्ली से आगरा गया, दिल्ली से आगरा गया, दिल्ली से आगरा जा रहा है, he covered some distance by bus and remaining distance by train। इसमें से कुछ जो है, कुछ दूरी बस से और उसके बाद कुछ दूरी ट्रेन से गया। टोटल डिस्टेंस 360 किलोमीटर है, यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना है, 360 किलोमीटर, और 360 किलोमीटर 6 घंटे में गया। अच्छा इसको बनाना कैसे, अब मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका होगा एलिगेशन लगा दो, बस और ट्रेन की बात हो रही है, ट्रेन, बस की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, 48 किलोमीटर पर आवर है, और ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, और ये दोनों मिला के ओवरऑल उसका एवरेज स्पीड क्या है, अगर एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड आप बोलोगे सर 360 किलोमीटर 6 घंटे में तय किया, तो ये हो जाएगा सर 60 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड निकाल लो, यहां रखो, अब देखो आपको क्या करना है, इस दोनों का डिफरेंस यहाँ, इस दोनों का डिफरेंस यहाँ, 60 और 80 का जो डिफरेंस होगा ये हो जाएगा 20, 48 और 60 का जो डिफरेंस आएगा ये आएगा 12। ये 4 से कट रहा है 5 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में। अब एक चीज ध्यान में रखना है, ये आपका स्पीड लिए हो 48 किलोमीटर पर आवर, ये 60 किलोमीटर पर आवर है, तो एक चीज यहाँ कुछ लोग गलती कर दें, ये स्पीड जो लिए हो आप, तो याद रखना ये किलोमीटर पर आवर है ना, नीचे में आवर, आवर के रिस्पेक्ट निकाल रहे हो, तो यहाँ जो रेशियो आएगा ना वो हमेशा आवर यानी टाइम का रेशियो आएगा, ध्यान रखना, ये स्पीड का रेशियो नहीं है, ये आपके टाइम का रेशियो है। टाइम का रेशियो मतलब हुआ कि बस जो है, बस है, बस जो है टोटल अगर जितना टाइम है उस टाइम में से अगर टाइम को 5 और 3 8 भाग में बांट दो, तो 5 यूनिट डिस्टेंस जो है वो बस से तय किया है, टाइम, डिस्टेंस नहीं टाइम, और 3 यूनिट टाइम जो है वो ट्रेन से डिस्टेंस कवर किया। तो टोटल उसने ट्रेन लगा, अच्छा पूछ किसका रहा मुझे, याद कीजिए कि उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की, तो टोटल वो 6 घंटे उसको टाइम लगा, तो 6 घंटे में को 8 भागों में बांटो, टोटल जो है 6 घंटे को 5 3 8 भाग में बांटो, उसमें से 3 भाग वो ट्रेन से गया, तो 3/8 × 6 लिख सकते थे। इतना टाइम तक वो कैसे चलाए, ट्रेन से चलाए, और ट्रेन की स्पीड कितनी थी, इतना टाइम तक ट्रेन से चलाए, और ट्रेन की स्पीड आपको मालूम है, ट्रेन की स्पीड कितनी है, ये 8 से कट जाएगा 10 बार में, 6 × 3 18 × 10 यानी कितने हो जाएंगे 180 किलोमीटर। जैसे डिस्टेंस टाइम इंटू स्पीड किया तो यहां से क्या निकला, डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू स्पीड कर दिया, तो पूछ रहा था बताओ ट्रेन से कितना किलोमीटर गया, तो 180 किलोमीटर, और ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आ रहा है बात, ध्यान रखना इलिगेशन लगाते वक्त यहाँ पे जो आप लगा रहे हो, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे हमेशा आवर का रेशियो आएगा टाइम का, स्पीड का रेशियो नहीं, ये टाइम का रेशियो है, और यहां से टाइम निकाल लिया दोनों का, और डिस्टेंस पूछ रहा है तो टाइम इंटू स्पीड कर दिया, ट्रेन का स्पीड मालूम है, और ट्रेन इस स्पीड से इतना टाइम तक चला है, 6 घंटे में इतना टाइम जो है ट्रेन से चला है, तो ये हो गया मेरा डिस्टेंस। और अभी हम लोग ये वाला सवाल जो है ना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, वहां भी इस तरह के सवाल मैं करवाऊंगा, वहां भी इस कंसेप्ट का यूज करेंगे हम लोग। अभी एवरेज पढ़ेंगे, एवरेज में भी इस एलिगेशन का यूज होगा, तो डोंट वरी, अभी बहुत सारे क्वेश्चन और करने वाले हैं जहाँ पे एलिगेशन का यूज होने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस टॉपिक को अभी हम रोक दे रहे हैं, ये टोटल 11 पार्ट हो चुके हैं, इस टॉपिक को यहीं पे रोक देते हैं। नेक्स्ट डे से मैं कोई नया टॉपिक हो सकता है तो रेशियो को एक बार फिर से मैं करवाऊंगा, है ना, जैसा देखता हूँ,
नया वीडियो अपलोड करेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू।